कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। 2024 के लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसी के साथ विचारधाराओं की एक जंग भी छिड़ चुकी है। एक तरफ एक ऐसा दल खड़ा है जो भारत को एकजुट करने के लिए जाना जाता है और दूसरी तरफ वो ताकतें जो लगातार देश को बांटने की कोशिश में लगी हुई हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आरोप का जोरदार जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बताया था। गांधी का कहना है कि इतिहास ऐसे ही दावों से बदल नहीं जाता, भले ही राजनीतिक मंचों पर कुछ भी कहा जाए। ऐसे में गांधी के जवाब ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जो भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान विभिन्न गुटों के रुख पर सवाल उठाते हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों का साथ दिया? जब भारत की जेलें कांग्रेस नेताओं से भरी हुई थी, उस वक्त कौन उन ताकतों के साथ मिलकर राज्यों में सरकार चला रहा था जो देश को बांटना चाहती थी? गांधी के ये सवाल ऐसे समय पूछे गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आजादी से पहले के मुस्लिम लीग पार्टी के घोषणा पत्र से प्रेरित होने का आरोप लगा रहे थे। आज के इस खास कार्यक्रम में इसी दिलचस्प टकराव पर हम चर्चा करेंगे और उन ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल करेंगे जो इन दावों की बुनियाद बन रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। उनके घोषणा पत्र के हर पन्ने से भारत को तोड़ने की बू आ रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र वही सोच दर्शाता है जो आजादी की लड़ाई के दौरान मुस्लिम लीग की थी। इसमें पूरी तरह से मुस्लिम लीग की छाप है और जो कुछ बचा है उस पर पूरी तरह से वामपंथियों का कब्जा है। मोदी कांग्रेस ने सोमवार को चुनाव आयोग यानी कि ईसी में पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से की थी। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की विभाजनकारी विचारधारा से प्रेरित बताकर उसकी आलोचना की है। हालांकि विद्वानों और विश्लेषकों ने इसे लेकर एक अधिक समझ की मांग की है कि क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र वाकई में मुस्लिम लीग के सिद्धांतों का अनुसरण करता है। आजादी से पहले की घटनाओं ने आधुनिक भारत में मौजूदा वैचारिक विभाजन को कैसे आकार दिया है? बाकी इतिहास की अन्य घटनाओं के साथ समानताएं खींचते हुए गांधी के जवाब ने राजनीतिक गठबंधनों की जटिलता को उजागर किया। उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए जहां विभिन्न दलों और नेताओं ने ऐसे फैसले लिए जिसके कभी भारत की एकता को बढ़ावा मिला तो कभी इसे नुकसान भी पहुंचा। आपको बता दें कि 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित किया जिसमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। इसके कारण कांग्रेस के भीतर विभाजन हो गया जिसमें कुछ नेताओं ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। इस विभाजन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर कर दिया और अंततः 1947 में भारत के विभाजन का कारण बना। वहीं हिंदू महासभा और आरएसएस हिंदूवादी संगठन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में रहे हैं। इसके अलावा भारत के विभाजन के बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए। सबसे कुख्यात दंगे दिल्ली और पंजाब में हुए जहां लाखों लोग मारे गए और विस्थापित हुए। कथित तौर पर इन दंगों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की भूमिका थी और उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा के बीज बोए जो आज भी भारतीय समाज को प्रभावित करते हैं। पिछली सदी में साल 1992 में हिंदू कट्टरपंथियों की एक भीड़ ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इस घटना ने भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा दिया और हजारों लोगों की मौत हो गई। बीजेपी को बाबरी मस्जिद विध्वंस में शामिल होने का आरोप लगाया गया है और इस घटना का उपयोग अक्सर भारतीय राजनीति में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय को प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर दंगों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया गया था। गुजरात दंगे भी हिंदू राष्ट्रवाद के उदय का प्रतीक थे और उनका भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
तो इस तरह हमने जाना कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुस्लिम लीग बहस ने भारतीय राजनीति में वैचारिक विभाजन को उजागर किया है। इस बहस को समझने के लिए इतिहास की कई घटनाओं, व्यक्तियों और आंकड़ों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। इन घटनाओं से पता चलता है कि भारत का विभाजन और उसके बाद के सांप्रदायिक तनाव वैचारिक मतभेदों और राजनीतिक मंसूबों से कैसे आकार लेते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए एयर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। नमस्कार।